विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि अगले वीडियो में हमने बात की थी कि दुख कहानी यथार्थ जीवन की कटु वास्तविकता का चित्रण करती है। इस कहानी में अलग अलग पात्रों के माध्यम से हमारे समाज के दो वर्गों का प्रतिनिधित्व किया है। अगले वीडियो में हमने देखा कि हेमा के पात्र के माध्यम से धनिक वर्ग का दुख कितना कृत्रिम है, यह प्रस्तुत किया गया है। और आज हम इस कहानी का दूसरा पहलू देखेंगे, जिसमें लेखक ने वास्तविक दुख किसे कहते हैं इस बात को हमारे समक्ष एक गरीब माँ बेटे के जीवन की एक झलक के द्वारा प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हमने देखा कि पत्नी हेमा के रूठकर मायके चले जाने के बाद खिन्न हृदय दिलीप घर से बाहर निकल जाता है। हेमा के चले जाने के कारण अपने आप को बेहद असहाय और दुखी महसूस करता है। लेकिन जब दिलीप सड़क के किनारे बिजली के लैंप में गोल बांध कर लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे और नक्षत्र के भांति चक्कर काट रहे पतंगों को, बिजली के चमकते हुए प्रकाश में वृक्षों के भीगे हुए पत्तों को आदि को देखता है, तो वह सोचता है कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है और कुदरत की इस रचना के सामने उसका अपना दुख उसे साधारण सा लगने लगता है। अब आगे देखते हैं। अपने घर वापस जाते हुए दिलीप देखता है कि सड़क के किनारे नींबू के वृक्षों की छाया में कोई सफेद जैसी चीज दिखाई देती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर दिलीप को मालूम होता है कि कोई एक छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता और पायजामा पहनकर एक थाली सामने रखकर कुछ बेच रहा है। उस बच्चे को देखकर दिलीप को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में उसने अपने गली मोहल्ले के लड़कों के साथ अक्सर खोमचे वालों से सौदा खरीदकर खाया था। खोमचा यानी कि चीजें बेचने के लिए उपयोग की जाने वाली एक बड़ी थाली। तो दिलीप को विचार आता है कि इस समय इतनी ठंडी में और इस सुनसान सड़क पर जहां कोई आता जाता नहीं है, ऐसी जगह पर यह खोमचे वाला कैसे बैठा है। दिलीप को विचार आता है कि ऐसी जगह पर और वह भी इतनी ठंड में कोई कैसे बैठ सकता है। साथ ही खोमचे वाले के दुबले पतले शरीर और उम्र पर भी उसका ध्यान जाता है, क्योंकि बेचने वाला एक छोटा सा गरीब दिखने वाला लड़का है और इस बेचने वाले के पास ढीबरी तक नहीं है। ढीबरी यानी कि एक डिबिया में मिट्टी के तेल को भरकर बनाया गया दिया। दिलीप को इस बालक की ऐसी स्थिति हृदयद्रावक लगती है। दिलीप उस लड़के के समीप जाता है और देखता है कि वह लड़का सर्द हवाओं में यानी कि ठंडी हवाओं में ठंडी के कारण सिकुड़ कर बैठा हुआ है। जब दिलीप उस छोटे से लड़के के नजदीक जाता है, तो वह लड़का आशा भरी एक निगाह दिलीप पर डालता है और फिर अपनी आंखें झुका लेता है। लड़के को आशा है कि इस ठंड में कोई तो आया जो मेरे पास से कुछ खरीदेगा। दिलीप उसे और ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि खोमचा बेचने वाले में जो चतुराई होती है, होशियारी होती है, ऐसी कोई चालाकी इस बच्चे के मुख पर नहीं थी और यह तो मासूम और डरा डरा सा लग रहा था। उसके पास चीजें बेचने का खोमचे का थाल नहीं था, लेकिन उसकी जगह पर केवल घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की सी थाली थी। उस लड़के के पास तराजू भी नहीं थी,
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उस बच्चे की मासूमियत का बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। दिलीप देखता है कि हाल ही में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रखी हुई है। यह सब देखकर दिलीप सोचता है कि इतनी ठंडी रात में और अंधेरे में केवल वे 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जो बाहर थे। अपने दुख से व्यथित बाहर निकला हुआ दिलीप ठंड में ठिठुरते हुए इस गरीब बच्चे को पकोड़े बेचते हुए देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह भी दुखी है और वह उस बच्चे के पास जाकर ठिठक जाता है, यानी कि ठहर जाता है। दिलीप को अपने पास खड़ा देखकर लड़का 1 पैसे में एक एक ढेरी कहने लगता है। दिलीप उससे पूछता है कि सारे पकोड़े के कितने पैसे हैं? बच्चा बड़ी ही मासूमियत से अपनी उंगली से ढेरी को गिनकर जवाब देता है कि 8 पैसे। उस बच्चे से केवल बात को बढ़ाने के लिए दिलीप कहता है कि कुछ कम नहीं करेगा। तो पैसा कम करने की बात पर सौदा बिकने की आशा से जो खुशी और आनंद उस बच्चे के चेहरे पर आए थे वह दिलीप के इस प्रश्न से चले जाते हैं और बच्चा जवाब देता है कि अगर मैंने पैसे कम किए तो माँ बिगड़ेगी, माँ गुस्सा होगी। बच्चे के इस जवाब से दिलीप का हृदय द्रवित हो जाता है और दिलीप सारे पकोड़े खरीदकर अपने रुमाल में बंधवा लेता है। दिलीप सोचता है कि ये छोटा सा बच्चा खोमचा बेचने के लिए जो इस सर्दी में निकला है उसके घर की क्या अवस्था होगी, उसके परिवार की क्या हालत होगी, कितनी दयनीय स्थिति होगी उसके घर की। यह सोचकर दिलीप सिहर उठता है। सिहर उठना जिसका अर्थ है गहरे दर्द का अनुभव करता है। दिलीप जेब से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल देता है तो लड़का कहता है कि बचे हुए पैसे वापस देने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दिलीप उस लड़के से पूछता है कि तेरा घर कहाँ है? लड़का जवाब देता है कि यहीं पर पास ही गली में है। इस छोटे से बच्चे की हालत को देखकर दिलीप के मन में उसके घर को देखने का कुतूहल जाग उठता है और वह बच्चे से कहता है कि चलो मुझे भी उधर से ही जाना है तो मैं रास्ते में तुम्हारे घर से बचे हुए पैसे ले लूंगा। यह सुनकर बच्चा घबरा कर कहता है कि मेरे पास तो मेरे घर पर भी पैसे नहीं होंगे। दिलीप यह सुनकर और दुखी होता है और लड़के से कहता है कि होंगे, तुम चलो तो सही। लड़का खाली थाली को छाती से चिपकाकर आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे बाइसिकल को थामे हुए दिलीप चला जा रहा है। दिलीप लड़के से पूछता है कि तेरा बाप क्या करता है? लड़का कहता है कि बाप तो मर गया है। दिलीप यह सुनकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद दिलीप उसकी माँ के बारे में पूछता है कि तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़का जवाब देता है कि मेरी माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती है, लेकिन अब उस बाबू ने मेरी माँ को इस काम से हटा दिया है। दिलीप पूछता है कि तुम्हारी माँ को क्यों हटा दिया है? तो लड़का जवाब देता है कि माँ 250 रुपया महीना का लेती थी, लेकिन जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 200 में काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को काम पर रख लिया। यह सुनकर आहत हुआ दिलीप फिर से चुप हो जाता है। लड़का तो नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता बड़ी आसानी से चला जा रहा है, लेकिन दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही है, क्योंकि लड़का तो इसका आदी था लेकिन दिलीप नहीं था। लड़के की चाल की गति को
कम करने के लिए दिलीप ने प्रश्न किया कि तुम्हें ठंड नहीं लगती? लड़के ने शरीर में गर्मी लाने के लिए चाल को और तेज की और कहने लगा कि नहीं। बातें करते करते दिलीप और वह लड़का एक गली के मुख पर आ पहुंचते हैं, जहां पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिलों की खिड़कियों से भी गली में थोड़ा प्रकाश पड़ रहा था और उस प्रकाश के कारण ही गली का कीचड़ दिखाई दे रहा था। पतली सी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुलता है और वहां से धुंधला लाल प्रकाश सामने पुरानी दीवार पर पड़ रहा है। खिड़की के कद के दरवाजे में लड़का अंदर चला जाता है। दिलीप उस छोटे से दरवाजे से झांक कर देखता है तो मुश्किल से एक आदमी के कद की ऊंचाई की उस कोठरी में धुआं उगलती हुई मिट्टी के तेल की ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। यानी कि जो प्रकाश बाहर दिख रहा था वह प्रकाश भी ढिबरी का था। वह कोठरी ऐसे दिख रही थी जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनाई जाती है। उस कोठरी के अंदर एक छोटी सी चारपाई रखी थी जो दिलीप को ऐसी लग रही थी जैसी श्राद्ध में दान में दे दी जाती है। काली दीवार के सहारे खड़ी इस चारपाई के पाए पर मैले कपड़े लटक रहे थे और एक जिसकी काया क्षीण हो गई है ऐसी एक आधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे हुए वहां पर बैठी हुई थी। बेटा घर में वापस आ गया है और बेटे को देखकर वह स्त्री उस बेटी की माँ उससे पूछती है कि सौदा बिका बेटा, यानी कि व्यापार हुआ कि नहीं। लड़का जवाब देता है कि हाँ माँ हुआ है और रुपया माँ के हाथ में देकर कहता है कि बाकी के पैसे बाबू को देने हैं। यह देखकर माँ को तो बड़ा ही आश्चर्य होता है और माँ रुपया हाथ में लेकर विस्मय से पूछती है कि बेटा कौन बाबू है। बच्चा उत्साह से कहता है कि साइकिल वाले बाबू ने सब सौदा ले लिया है। लड़का अपनी माँ को बताता है कि एक साइकिल वाले बाबू है जिसने सारे पकोड़े ले लिए हैं। लड़का बताता है कि उस बाबू के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, वह बाबू बाहर गली में ही खड़े हैं, उसको पैसे देने हैं। माँ यह सुनकर जरा घबरा जाती है और कहती है कि रुपए के पैसे कहाँ मिलेंगे। सिर के कपड़े को संभालकर बच्चे से कहती है कि बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना, क्योंकि अभी तो बचे हुए पैसे वापस देने के लिए नहीं है। इसलिए माँ कहती है कि रुपया उसे लौटा दो, कल जब छुट्टे मिल जाएंगे तो हम अपने पैसे कल ले लेंगे। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने बाहर आता है, लेकिन दिलीप उसकी माँ भी सुन सके इतने ऊंचे स्वर से कहता है कि रुपया रहने दो। लेकिन वह देखता है कि सिर के कपड़े को आगे खींचकर उसकी माँ कहती है कि नहीं, रुपया आज लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले जाएगा। इतनी गरीब स्थिति में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जरा सा भी रुपए का लालच उनके चित्त में नहीं है। दिलीप शर्माते हुए कहता है कि यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। इस प्रकार उस स्त्री ने दिलीप को रुपया वापस देने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिलीप ने रुपया वापस नहीं लिया और दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। स्त्री को लगा कि वह चला गया है। स्त्री के मुरझाए हुए और पीले पड़े हुए चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता के भाव भर जाते हैं। वह स्त्री रुपये को अपनी चादर के खूंट में
बांधकर ईंट पर रखे पीतल के लोटे से पानी लेकर उससे हाथ धोते हैं और अंगोछे में लिपटी हुई रोटी निकालकर बेटे को खाने को देती है। बेटा अपनी कमाई के कारण पुलकित हो उठा है और मुंह बनाकर माँ से कहता है, यानी कि थोड़ा सा रूठ कर नाराज होकर माँ से कहता है कि अरे सूखी रोटी। माँ पुकार कर कहती है कि नमक डाला हुआ है बेटा। बच्चा रोटी जमीन पर डाल देता है और नाराज होकर कहता है कि सुबह भी सूखी रोटी, हाँ रोज रोज रूखी। अपने हाथों को आंखों पर रखकर बच्चा मुंह फैलाकर रोने ही वाला था। इतने में माँ उसे गोद में खींच लेती है और प्यार से समझाती है कि बेटा सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी। देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। बेटा रीझ जाता है। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा हुआ था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा कि एक रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, नहीं बेटा, मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं है, तू खा। गरीबी का यह दारुण दृश्य देखकर दिलीप स्तब्ध हो जाता है। दिलीप के लिए अब और देख सकना संभव नहीं है। दांतों से होठों को दबाते हुए वह पीछे हट जाता है और अपने घर चला आता है। अब दिलीप अपने घर आ गया है और अपने घर पर आकर बैठा है। नौकर उसे बताता है कि अलग अलग दो भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहता है कि वे आए थे और कुछ देर बैठकर चले गए हैं। और फिर नौकर ने दिलीप को खाना तैयार होने की सूचना दी, लेकिन दिलीप के दिल में उठा हुआ तूफान अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने नौकर की ओर देखे बिना ही कह दिया कि मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है कहते ही दिलीप को उस लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ जाता है। दोनों की भूख नहीं कहने में कितना अंतर था। नौकर विनम्र स्वर से पूछता है कि थोड़ा दूध ले आऊं, लेकिन दिलीप देखे हुए दृश्य की पीड़ा से व्यथित था और इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वह विद्रुपता से कहता है कि क्यों भूख ना हो तो दूध पिया जाता है। नौकर कुछ समझ नहीं पाता और आश्चर्य से वहीं पर खड़ा रहता है। तो दिलीप गुस्से से उसे जाने के लिए कहता है। मिट्टी के तेल की ढिबरी के प्रकाश में उसने जो दृश्य देखा, वह दृश्य उसकी आंखों के सामने हटने का नाम नहीं ले रहा था। दिलीप उसके ख्याल में खोया हुआ था। इतने में दिलीप का छोटा भाई आता है और दिलीप को बताता है कि भाभी ने यह पत्र भेजा है। कहकर लिफाफा दिलीप को देता है। दिलीप पत्र खोलता है और पढ़ता है। पत्र की पहली लाइन में लिखा था कि मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूं। दिलीप ने पत्र को आगे पढ़ा ही नहीं और उसे फाड़कर फेंक दिया। दिलीप के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि काश तुम जानती कि दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा यह रसीला दुख अगर तुम्हें न मिले तो जिंदगी दूभर हो जाए। तो यहाँ पर हेमा के इस पत्र के साथ और दुख के वास्तविक बोध के साथ इस कहानी का अंत आता है। इस प्रकार इस कहानी में हम देख सकते हैं कि एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है। आर्थिक विषमता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगालियत का वर्णन है, तो दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत
सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। तो आज इस वीडियो में हमने दुख कहानी का संपूर्ण अध्ययन किया। नमस्कार।